आजकल दिन भर में शायद दसियों बार हम लोग बिना कुछ पढ़े लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं। हाँ, मतलब बिना किसी भारी स्टैम्प पेपर के और बिना किसी लॉयर के। एग्जैक्टली बस स्क्रीन पर एक नीला सा आई एग्री या एक्सेप्ट बटन दिखता है और हम क्लिक कर देते हैं। लेकिन उस एक क्लिक से एक ऐसा लीगल बॉन्ड बन जाता है जिसे देश की सबसे बड़ी अदालतों में भी पूरी मान्यता मिलती है। सुनने में किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है, पर ये आज की एकदम रियल डिजिटल सच्चाई है। और इसीलिए आज की इस डीप डाइव में हम इसी सच्चाई की पूरी लीगल साइंस को डिकोड करने वाले हैं। आज का टॉपिक है ई कॉन्ट्रैक्ट्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल। और इस पूरी छानबीन के लिए हमने जो सोर्सेज यूज किए हैं उनमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जिसे आईटी एक्ट भी कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही लैंडमार्क केसेस शामिल हैं। राइट। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे इंटरनेट पर सिर्फ एक स्वाइप या एक ईमेल किसी को भी कोर्ट के कटघरे तक पहुंचा सकता है। तो अदालतों की बात शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये ई कॉन्ट्रैक्ट्स बनते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। ये ई कॉन्ट्रैक्ट कोई एलियन कॉन्सेप्ट या नई चीज नहीं है। मतलब फंडामेंटल रूल्स वही पुराने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल वही। जो हमारे ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स थे ना, जैसे किसी चीज का ऑफर देना, उसको एक्सेप्ट करना और उसके बदले में कुछ वैल्यू या कंसिडरेशन होना, ये सब डिजिटल दुनिया में भी वैसे ही लागू होते हैं। बस फर्क ये है कि पेपर और पेन की जगह अब इंटरनेट और सॉफ्टवेयर ने ले ली है। तो इसके फॉर्म्स क्या-क्या होते हैं आजकल? इसके कई फॉर्म्स हैं, पर सबसे आम है क्लिक रैप अग्रीमेंट्स। जैसे जब हम कोई ई कॉमर्स ऐप इंस्टॉल करते हैं और वो टर्म्स एंड कंडीशंस का बॉक्स आता है। जैसे ही उस पर क्लिक होता है, लीगली एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये सबसे डायरेक्ट तरीका है। राइट। पर एक दूसरा तरीका भी होता है ना जो थोड़ा स्नीकी होता है, जिसे ब्राउज रैप अग्रीमेंट्स कहते हैं। हाँ, और इसको स्नीकी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें किसी बटन पर एक्टिवली हाँ नहीं कहना पड़ता। ओ, तो इसमें कंसेंट कैसे मिलती है? इसमें मान लिया जाता है कि अगर कोई यूजर वेबसाइट खोलकर ब्राउज कर रहा है तो उसने ऑटोमेटिकली वेबसाइट की शर्तें मान ली हैं। वेट, पर वो शर्तें लिखी कहाँ होती हैं? सामने तो दिखती नहीं। वही तो ट्रिक है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस वेबसाइट के एकदम नीचे फुटर में एक छोटे से हाइपरलिंक में छुपी होती हैं। लीगल दुनिया में इस पर अक्सर बहस होती है कि क्या सिर्फ वेबसाइट यूज करना कंसेंट है, पर कई कोर्ट्स इसको वैलिड मान चुकी हैं। ये तो काफी रिस्की हैं। और एक तीसरा फॉर्म भी मैंने सोर्स मटेरियल में पढ़ा था, श्रिंक रैप अग्रीमेंट्स। ये थोड़ा फिजिकल और डिजिटल का मिक्स लगता है। बिल्कुल। ये तब होता है जब आप मार्केट से कोई सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट खरीदते हैं जो प्लास्टिक सील या रैप में पैक होता है। हाँ, इसके लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी दिमाग में आ रही है। जैसे किसी महंगी मिठाई के डब्बे पर बाहर एक पर्ची लगी हो कि अगर आपने इस डब्बे की सील तोड़ी तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे अंदर की मिठाई पसंद आए या ना आए। सही पकड़ा आपने। जैसे ही वो प्लास्टिक रैप फाड़ा जाता है, उसके अंदर की पर्ची पर लिखी शर्तें बायर पर लागू हो जाती हैं। अगर टर्म्स मंजूर नहीं थे तो रैप फाड़ना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। और इन सब के अलावा आजकल ईमेल कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बहुत चलन है, राइट? बिजनेस में अब कोई स्टैम्प पेपर प्रिंट होने का इंतजार नहीं करता। अगर एक कंपनी ने ईमेल पर ऑफर दिया और दूसरी पार्टी ने वही ईमेल थ्रेड पर रिप्लाई करके एक्सेप्ट कर लिया, तो वो कंप्लीटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इस पर एक सवाल उठता है, क्या लॉ सच में इन ईमेल्स और क्लिक्स को इतनी सीरियसली लेता है? आपको क्या लगता है, अगर कोई कोर्ट में बोले कि मैंने कोई पेपर थोड़ी साइन किया, बस स्क्रीन पर क्लिक किया था, तो कोर्ट मान लेगी? मुझे तो नहीं लगता कोर्ट इस एक्सक्यूज को मानेगी। बिल्कुल नहीं मानेगी। और यहीं पर हमारा लीगल बैकबोन पिक्चर में आता है। भारत में आईटी एक्ट 2000 इसका बहुत क्लियर जवाब देता है। इसका सेक्शन 10A साफ कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक होना कोई वीकनेस नहीं है लॉ की नजर में। और एविडेंसेस का क्या? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 65A और 65B इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कोर्ट्स को अलाउ करते हैं कि ईमेल्स, डिजिटल लॉग्स और कंप्यूटर के प्रिंटआउट्स को सॉलिड एविडेंस माना जाए। मतलब हमेशा ओरिजिनल फिजिकल पेपर दिखाने की कोई मजबूरी नहीं है। नहीं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे सोर्सेज में दिया गया एक लैंडमार्क केस है,
ट्रिमेक्स इंटरनेशनल एफजेडी वर्सेस वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड। ओह हाँ, इस केस की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग थी। दो बड़ी कंपनीज के बीच कमर्शियल डील चल रही थी राइट। और कॉन्ट्रैक्ट की सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस जैसे प्राइस, डिलीवरी टाइम, ये सब सिर्फ ईमेल पर डिस्कस और फाइनल हो गया था। ऑफर भी ईमेल पर, एक्सेप्टेंस भी ईमेल पर। लेकिन फिर जब डील पूरी करने की बारी आई तो एक कंपनी मुकर गई ये कहकर कि कोई फॉर्मल पेपर तो साइन हुआ ही नहीं है। एग्जैक्टली उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये तो बस बातचीत थी। पर मैटर सुप्रीम कोर्ट गया और कोर्ट ने पूरी कॉर्पोरेट दुनिया के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा था इसमें? कोर्ट ने कहा कि अगर ईमेल की बातचीत से साफ है कि दोनों पार्टीज एग्री कर चुकी हैं तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। किसी फॉर्मल पेपर पर इंक से साइन होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है। लेकिन साइबर फ्रॉड के जमाने में एक सवाल दिमाग में आता है, क्या कोई हैकर किसी दूसरे के नाम से फेक ईमेल आईडी बनाकर उसको लीगल पंगे में नहीं फंसा सकता? ये बहुत ही वैलिड सवाल है और लॉ मेकर्स ने इसका भी ध्यान रखा है। आईटी एक्ट के सेक्शन 3 में डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविजन इसीलिए बनाया गया है। पर ये डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? क्या ये वही है जिसमें हम पेन से साइन करके स्कैन कर लेते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ एक इमेज है जिसे कोई भी कॉपी कर ले। असली डिजिटल सिग्नेचर एक मैथ और टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन पर काम करता है। हैश फंक्शन? हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसको आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसको एक पुराने जमाने की एनालॉजी से समझते हैं। पहले जब राजा महाराजा अपने फरमान भेजते थे तो लिफाफे पर पिघली हुई वैक्स गिराकर अपनी अंगूठी से उस पर मोहर या सील लगा देते थे। ओह हाँ, और अगर रास्ते में किसी ने लिफाफा खोलने की कोशिश की तो वो वैक्स सील टूट जाती थी। एग्जैक्टली। डिजिटल सिग्नेचर भी इसी वैक्स सील की तरह है, बस मैथ के फॉर्म में। जब कोई डॉक्यूमेंट बनता है तो सॉफ्टवेयर उसका एक यूनिक कोड बनाता है जिसे हैश कहते हैं। फिर उसको सेंड करने वाले की प्राइवेट की से लॉक कर दिया जाता है। अच्छा, तो मतलब अगर रास्ते में किसी हैकर ने डॉक्यूमेंट का एक कॉमा भी चेंज कर दिया तो क्या होगा? तो वो मैथमेटिकल सील टूट जाएगी और रिसीवर का सिस्टम बता देगा कि डॉक्यूमेंट फेक है या रास्ते में बदला गया है। वाओ, ये तो सच में बहुत सिक्योर है। तो कोर्ट में इसकी वैलिडिटी एकदम सॉलिड रहती होगी। बिल्कुल। तो लॉ इन ई कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी मान्यता देता है और टेक इनको सिक्योर बनाती है। लेकिन अब इसके थोड़े डार्क साइड पर आते हैं। डार्क साइड? आप मतलब फ्री कंसेंट वाले पार्ट की बात कर रही हैं? हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 14 कहता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति होना जरूरी है। अगर डरा धमकाकर या मिसगाइड करके हाँ बुलवाया गया है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। पर देखिए, ऑनलाइन तो सिचुएशन अलग होती है। जब हम फोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो 50 पन्नों की एकदम अजीब सी लीगलीज लैंग्वेज आ जाती है। वही तो। क्या वहां किसी भी आम यूजर के पास फ्री कंसेंट देने का चांस होता है? क्या सच में उसके पास ना कहने का ऑप्शन है? मुझे तो नहीं लगता। इसको लीगल लैंग्वेज में शायद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट्स कहते हैं ना? सही कहा। इन कॉन्ट्रैक्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इनमें बार्गेनिंग या निगोशिएशन का कोई चांस नहीं होता। इसको एक टोल प्लाजा की तरह समझिए। टोल प्लाजा? हाँ। अच्छा, मतलब अगर हाईवे पर जाना है तो जो टोल टैक्स लिखा है वो देना ही पड़ेगा? एग्जैक्टली। आप वहां गाड़ी रोककर ये नहीं कह सकते कि ये रोड थोड़ी खराब है, मैं आधा टोल दूंगा। या तो टोल दीजिए या गाड़ी वापस मोड़ लीजिए। टेक इट और लीव इट। ओह, तो ऑनलाइन ऐप्स भी ऐसे ही टोल प्लाजा बन गए हैं? अगर ऐप यूज करना है तो उन 50 पन्नों की कंडीशंस माननी ही पड़ेंगी, वरना ऐप डिलीट कर दो। और ऐसे माहौल में टर्म्स बनाने वाली कंपनी बहुत ताकतवर होती है और यूजर एकदम कमजोर। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है, LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया था? कोर्ट ने ऐसे अग्रीमेंट्स को डॉटेड लाइन कॉन्ट्रैक्ट्स कहा और बहुत तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने माना कि कमजोर पार्टी के पास बार्गेन करने की ताकत नहीं होती, या तो वो गलत शर्तें माने या सर्विस भूल जाए। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई शर्त बहुत ज्यादा अनफेयर या मनमानी लगती है तो अदालत उस शर्त को इनवैलिड घोषित कर सकती है ताकि यूजर को बचाया जा सके। ये तो एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव मेजर है। पर एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 जो माइनर्स के बारे में है। हाँ, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट,
लॉ क्लियरली कहता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे लीगली कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। राइट, उनका कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड अब इनिशियो होता है, मतलब शुरुआत से ही जीरो। अब इसको इंटरनेट पर इमेजिन कीजिए। एकदम वैलिड पॉइंट है। अगर एक 12 साल का बच्चा अपने फादर के टैबलेट पर गेम खेल रहा है और अचानक स्क्रीन पर आई अग्री का पॉपअप आता है और वो बिना सोचे उस पर क्लिक कर देता है और 50,000 रुपए के वर्चुअल टोकन्स खरीद लेता है। अब लीगली कंपनी उससे पैसे मांगेगी, पर कंपनी के सर्वर को कैसे पता चलेगा कि स्क्रीन के उस तरफ एक 40 साल का समझदार इंसान बैठा है या एक 12 साल का बच्चा? वही तो, इंटरनेट पर तो सब नेमलेस इंडिविजुअल्स हैं। ये ई कॉन्ट्रैक्ट्स की बहुत बड़ी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम लगती है मुझे। कुछ ऐप्स अब क्रेडिट कार्ड या आधार केवाईसी मांगती हैं, पर इंटरनेट के 90% हिस्से में क्लिक रैप अग्रीमेंट्स बस एक चेकबॉक्स पर चलते हैं। तो मतलब अगर किसी बच्चे ने क्लिक कर दिया तो कंपनी के लिए लीगली पैसे रिकवर करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स ने बिजनेस की स्पीड तो बढ़ा दी, पर दूसरी तरफ एक टोल प्लाजा वाला सिस्टम बना दिया, जहां लोगों को पता भी नहीं होता उन्होंने क्या साइन कर दिया। और इसी से एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, ज्योग्राफी ऑफ ई कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, ये एक सच में बहुत बड़ा लीगल हेडेक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचिए। ओके। मान लीजिए एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। उसका सर्वर यूएस में रखा है और जो यूजर आई एग्री पे क्लिक कर रहा है वो उस वक्त बैंगलोर में अपने घर पर है। अब अगर आगे चलकर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो केस कहाँ दर्ज होगा? दिल्ली में, यूएस में या बैंगलोर में? ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। इसमें कॉज ऑफ एक्शन तो तीनों जगह बन सकता है ना? एग्जैक्टली। और इससे मल्टीपल जुरिस्डिक्शन का खतरा पैदा होता है। एक ही प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कोर्ट्स में केस चलने लगते हैं। तो इस हेडेक से बचने का तरीका क्या है? इसीलिए हर अच्छे ई कॉन्ट्रैक्ट्स में एक चॉइस ऑफ फोरम क्लॉज जरूर होता है। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बीच में पहले ही लिख देते हैं कि आगे कोई डिस्प्यूट हुआ तो सिर्फ दिल्ली पे कोर्ट्स में ही सुनवाई होगी। सही। और जैसे ही यूजर क्लिक करता है वो मान लेता है कि वो दिल्ली के अलावा कहीं और केस नहीं करेगा। इससे कंपनी दुनिया भर के कोर्ट्स के चक्कर से बच जाती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले ने ये क्लॉज लिखना ही भूल गया हो तो क्या होगा? तब लॉ कैसे डिसाइड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पूरा हुआ? इसको सॉल्व करने के लिए लॉ में इंस्टेंटेनियस रूल है, जिसे समझने के लिए हमें एक पुराने केस पर जाना होगा। भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल परशोत्तम दास, 1966 का केस है ये। वेट, 1966? हाँ, तब तो इंटरनेट था ही नहीं, ना सुनाई दे तो। एग्जैक्टली। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस हो, जैसे टेलीफोन, तो कॉन्ट्रैक्ट वहां बनता है जहां हाँ सुनी जाती है या रिसीव होती है, ना कि उस जगह जहां से बोली गई थी। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दिल्ली का कोई ट्रेडर फोन पर ऑफर दे और मुंबई का ट्रेडर बोले हाँ मंजूर है, तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली दिल्ली में बना हुआ माना जाएगा, क्योंकि मुंबई वाले की हाँ दिल्ली में रिसीव हुई थी। ये सच में कमाल की बात है। यही 1966 का रूल आज के इंटरनेट पर भी फिट बैठता है। हाँ, जब बैंगलोर से कोई यूजर क्लिक करता है तो सिग्नल सीधा दिल्ली के सर्वर पर जाता है। और जहां वो डेटा रिसीव होता है, कॉन्ट्रैक्ट लीगली वहीं बनता है। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में वो पुराना पोस्टल रूल फेल हो जाता है। ये इस बात का प्रूफ है कि लॉ के बेसिक्स कितने स्ट्रांग होते हैं। 1872 में बनाए गए रूल्स आज के क्लाउड सर्वर्स और ईमेल्स पर भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आईटी एक्ट 2000 ने कोई नया लॉ नहीं बनाया, उसने बस पुराने लॉ को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम किया। तो इस डीप डाइव के आखिरी पड़ाव पर मैं सोच रहा था कि आम इंसान के लिए इन सब चीजों का एंड टेकअवे क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ई कॉन्ट्रैक्ट से बिजनेस फास्ट, आसान और इको फ्रेंडली हो गया है। पेपर और टाइम दोनों बच रहा है। पर साथ ही बिना पढ़े एक्सेप्ट करने का रिस्क भी बढ़ गया है। वही टोल प्लाजा वाली सिचुएशन। इसीलिए हर इंटरनेट यूजर को याद रखना चाहिए कि एक क्लिक सिर्फ एक एनिमेशन नहीं है, वो एक पक्का लीगल सिग्नेचर है। लॉ में एक बेसिक प्रिंसिपल है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। कोई कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मैंने तो शर्तें पली नहीं थी, अगर क्लिक किया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। पर अब जाते जाते एक आखिरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट? सोचिए, कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बॉट्स इतने एडवांस्ड हो जाएं कि वो हमारी तरफ से खुद ही एग्रीमेंट्स को नेगोशिएट और एक्सेप्ट करने लगें। ओह, मतलब मेरे बिना कुछ किए मेरा एआई असिस्टेंट 50 पेज पढ़कर खुद ही क्लिक कर दे। हाँ, तो ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? क्या एआई के किए गए क्लिक के लिए उस इंसान को जेल हो सकती है जिसे पता ही नहीं था कि उसके एआई ने क्या साइन किया है? ये बहुत ही गहरा और
खतरनाक सवाल है। जब मशीन वादे करेगी तो सजा कौन भुगतेगा? कोर्ट्स के लिए आगे चलकर ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। बिल्कुल। और यही एक ऐसा सवाल है जो हम आज के लिसनर्स के लिए छोड़ते हैं। इस छानबीन के बाद इसके बारे में सोचिएगा जरूर।